बायोग्राफी ऑफ बाल गंगाधर तिलक। तो आज हम बाल गंगाधर तिलक के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जन्मदिन के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्मदिन कब हुआ था। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र, जो कि रत्नागिरी में पड़ता है। और अगर हम इसका स्वर्गवास का बात करें तो 1 अगस्त 1920 मुंबई में हो गया था। अब हम जानेंगे कि बाल गंगाधर तिलक अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल किए। सो स्टार्टेड। विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में सहायता की। उन्होंने इंडियन होम रूलिंग की स्थापना सन 1914 ईस्वी में की और इसके अध्यक्ष रहे तथा सन 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान था। अब हम इनके जीवन की परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के जीवन का परिचय के बारे में कुछ जानने का प्रयास करें तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी भारत के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक था। तिलक का जन्म एक सांस्कृतिक मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक था। श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक पहले रत्नागिरी में सहायक अध्यापक थे और फिर पूना तथा उसके बाद थाने में सहायक उपशैक्षिक निरीक्षक हो गए थे। वे अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे। उन्होंने त्रिकोणमिति और व्याकरण पर पुस्तक भी लिखी जो प्रकाशित हुई। तथापि वह अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पूरी करने के लिए वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। लोकमान्य तिलक के पिता श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक का सन 1872 ईस्वी में निधन हो गया। इसके बाद हम बाल गंगाधर तिलक की शिक्षा के बारे में कुछ जानने के प्रयास करेंगे। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के शिक्षा के बारे में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक अपने पिता की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए। उन्होंने तब भी बिना किसी व्यवधान के अपनी शिक्षा जारी रखी और अपने पिता के मृत्यु के 4 महीने के अंदर मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। वे डेक्कन कॉलेज में भर्ती हो गए। फिर उन्होंने सन 1876 ईस्वी में ऑनर्स की परीक्षा वहीं से पास की। सन 1879 ईस्वी में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से LLB की परीक्षा पास की और कानून की पढ़ाई करते समय उन्होंने आगरकर से दोस्ती कर ली, जो बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए। दोनों दोस्तों ने इस बात पर विचार करते हुए अनेक रातों गुजारी कि वे देशवासियों की सेवा की कौन सी सर्वोत्तम योजना बना सकते हैं। अंत में उन्होंने संकल्प लिया कि वे कभी सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे तथा नई पीढ़ी को रास्ते और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राइवेट हाई स्कूल और कॉलेज चलाएंगे। उनके साथी छात्र इन आदर्शवादी बातों पर उनकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन इन उपहासों या बाहरी कठिनाइयों का कोई असर उन पर दोनों पर उत्साहित युगों पर नहीं हुआ। इसके बाद हम बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक सेवा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक सेवा के बारे में बात करें तो तिलक जी ने स्कूल के भार से स्वयं को मुक्त करने के बाद अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवा में लगाने का निश्चय किया। जब उन्हें थोड़ी फुर्सत मिली थी, इसी समय लड़कियों के विवाह के लिए सहमति के आयु बढ़ाने का विधेयक वायसराय की परिषद के सामने लाया जा रहा था। तिलक पूरी उत्साह से इस विवाद में कूद पड़े, इसलिए नहीं कि वे समाज सुधार के सिद्धांतों के विरुद्ध थे, बल्कि इसलिए कि वे इस क्षेत्र में जोर जबरदस्ती करने के विरुद्ध थी। सहमति की वायु का विधेयक, चाहे इसके उद्देश्य कितने ही प्रशंसनीय क्यों न रहे हो, वास्तव में हिंदू समाज में सरकारी हस्तक्षेप से सुधार लाने का प्रयास था। अतः समाज सुधार के कुछ कट्टर समर्थक इसके विरोध थे।
इस विषय में तिलक के दृष्टिकोण से पूना का समाज दो भागों कट्टरपंथी और सुधारवादियों में बट गया। दोनों के बीच की खाई नए मतभेदों एवं नए झड़ियों के कारण बढ़ती गई। इसके बाद हम बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र का प्रकाशन के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र का प्रकाशन देखें तो इसके बाद उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा के माध्यम से लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम शुरू किया। इन समाचार पत्रों के जरिए ब्रिटिश शासन तथा उदार राष्ट्रवादियों की जो पश्चिमी तर्ज पर सामाजिक सुधारों एवं सैद्धांतिक तरीके से राजनीतिक सुधारों का पक्ष लेते थे, कटु आलोचना के लिए वह विख्यात हो गए। उनका मानना था कि सामाजिक सुधार में जनशक्ति खर्च करने से वह स्वाधीनता के राजनीतिक संघर्ष में पूरी तरह नहीं लग पाएंगी। उन दिनों ने देशी पत्रिकाएं के क्षेत्र में शीघ्र ही अपना विशेष स्थान बना लिया। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर इन दोनों समाचार पत्रों के लिए 2 मुद्रणालय भी स्थापित किए। छपाई की गई आर्यभूषण और ललित कला को प्रोत्साहन देने के वास्ते चित्रशाला दी गई। इन गतिविधियों में कुछ समय के लिए 5 व्यक्ति पूरी तरह व्यस्त हो गए। उन्होंने इन कार्यों को आगे बढ़ाया। न्यू इंग्लिश स्कूल ने शीघ्र ही स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। मराठा और केसरी भी डेक्कन के प्रमुख समाचार पत्र बन गए। देश प्रेमियों के इस दल को शीघ्र ही अग्नि परीक्षा में होकर गुजरना पड़ा। केसरी और मराठा में प्रकाशित कुछ लेखों में कोल्हापुर के तत्कालीन महाराजा शिवाजीराव के साथ किए गए व्यवहार की कठोर आलोचना की गई थी। राज्य के तत्कालीन प्रशासक श्री M.W. बर्वे ने इस पर मराठा और केसरी के संपादक के रूप में क्रमशः तिलक और श्री आगरकर के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चला दिया। कुछ समय बाद इन लोगों की कठिनाइयां और बढ़ गईं, क्योंकि जब यह मामला विचाराधीन था तभी श्री B.K. चिपलूनकर का देहांत हो गया। उसके बाद तिलक और आगरकर की दोषों पाया गया। इन्हें 4 महीने की साधारण कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद हम बाल गंगाधर तिलक के स्वतंत्रता संग्राम नरम दल के लिए तिलक के विचार के बारे में कुछ बातें हम जानेंगे। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के स्वतंत्रता संग्राम एवं नरम दल के तिलक के विचार के धाराएं देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के लिए तिलक के विचार ज़्यादा ही उग्र थे। नरम दल के लोगों छोटे सुधारों के लिए सरकार के पास वफादार प्रतिनिधिमंडल भेजने की विश्वास रखते थे। तिलक का लक्ष्य स्वराज था, छोटे मोटे सुधार नहीं, और उन्होंने कांग्रेस को अपने उग्र विचारों को स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास किया। इस मामले पर सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। राष्ट्रीयवाद शक्तियां में फूट का लाभ उठाकर सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दे दी और मंडाले बर्मा वर्तमान म्यांमार में निर्वाचित कर दिया। मांडले जेल में तिलक ने अपनी महान कृति भगवतिया रहस्य का लेखन शुरू किया, जो हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तक का मूल टीका है। तिलक ने भगवत गीता के इस रूढ़िवादी सार को खारिज कर दिया कि यह पुस्तक संन्यास की शिक्षा देती है। उनकी अनुसार इससे मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक लेखक के रूप में क्या थे या उन्होंने लेखक के रूप में क्या लिखे। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक के लेखन के रूप में, तो लेखक अपना सारा समय हल्के फुल्के लेखन में लगाने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अब अपनी खाली समय का उपयोग किसी अच्छे कार्य में लगाने का संकल्प लेकर उसे अपनी प्रिय पुस्तक भगवत गीता और ऋग्वेद के पठन पाठन में लगाया। वेदों के काल निर्धारण से संबंधित अपने अनुसंधान के परिणाम स्वरूप उन्होंने वेदों की प्राचीनता पर एक निबंध लिखा, जो गणितीय ज्योतिषीय अवलोकन के परिणामों पर आधारित था। उन्होंने इस निबंध का सारांश इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट के पास भेजा, जो सन 1892 ईस्वी में लंदन में हुई। अगले वर्ष उन्होंने इस पूरे निबंध को पुस्तककार में द ओरियन या
द रिसर्च इनटू द एंटीक्विटी ऑफ द वेदाज शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया। उन्होंने इस पुस्तक में ओरियन के ग्रीक परंपरा और नक्षत्र पुंज के संस्कृत अर्थ अग्रहायन या अग्रहायन के बीच संबंध को ढूंढा है, क्योंकि अग्रहायन शब्द का अर्थ वर्ष का आरंभ है। वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऋग्वेद सभी स्रोत जिनमें इस शब्द का संदर्भ है या किसी साथ जो भी विविध परंपराएं जुड़ी थी, जिनकी रचना ग्रीक लोगों के हिंदुओं से पृथक होने से पूर्व की गई होगी। यह वह समय रहा होगा जब वर्ष का आरंभ सूर्य के ओरियन या मृगशिरा नक्षत्र पुंज में रहते समय अर्थात ईसा से 4000 वर्ष पहले हुआ होगा। इस पुस्तक की प्रशंसा यूरोप और अमेरिकी विद्वानों ने की। अब यह कहा जा सकता है कि तिलक के निष्कर्मों को लगभग सभी ने स्वीकार कर लिया है। अनेक प्राच्य वेदों जैसे कि मैक्सुलर, बीबर, जैकोबी और बिटनी ने लेखक की द्वैतता और मौलिकता को स्वीकार किया है। पुस्तक के प्रकाशन के बाद तिलक ने कुछ समय तक प्रोफेसर मैक्स मूलर और बीबर के साथ पुस्तक में उठाई गई कुछ भाषा विज्ञानीय प्रश्नों पर दोस्ताना पत्र व्यवहार किया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि इस विषय के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसके बाद हम बाल गंगाधर तिलक के स्वर्गवास के बारे में कुछ बातें जानते हैं। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के स्वर्गवास के बारे में बात करें तो सन 1919 ईस्वी में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारकों के जरिए स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव के बहिष्कार की गांधी की नीति का विरोध नहीं किया। इसके बजाय तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीय की भागीदारी की। शुरुआत करने वाले सुधारकों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे अनेक प्रत्यय उतरनीय पूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें, लेकिन नई सुधारों को निर्माणक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी में मुंबई में तिलक की मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी के भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी। तो ये रहा बाल गंगाधर तिलक के कुछ महत्वपूर्ण जीवन के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।